नमस्कार मित्रों, आप सभी का चयन एकेडमी में यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत अभिनंदन है। जय हिंद। देखिए मित्रों, अभी हम अपने जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसी की क्लास लेंगे। उससे पहले आपको दो वाक्य कहेंगे कि अभी जो चल रहे एग्जाम हैं, जो आपने मंजिल को तय करने के लिए फैसले लिए, टारगेट बनाया, उसको चलने के लिए आपको एफर्ट लगाना ही होगा, क्योंकि पुनः से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। आप सबको परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा जल्दी, ठीक है। तो आपका मायना ये रखता है परीक्षा में किस प्रकार परफॉर्मेंस करोगे, ये आपका मायना रखता है कि आपने अभी तक या अब किस प्रकार की तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है। तो तैयारी इस प्रकार की हमेशा जारी रखना चाहिए। जब तक विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक हमेशा एक कछुए की चाल चलिए, अर्थात एक रूटीन में आप ब्रेक मत लो, ना ही ज्यादा तेज भागो, नहीं तो थक जाओगे, गिर जाओगे। एक रूटीन में रहकर आप अपनी तैयारी करते रहिए। चाहे भले दिन में 4 घंटे 6 घंटे जो भी टाइम हो आपके पास उस अनुसार चलिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि पा लेगा मंजिल को परिंदा, ये उसके पैरे हवा में पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वो लोग जिनकी हुनर बोलती है। तो देखिए, आप लोग खामोशी के साथ अक्सर क्या करिए, अपने मंजिल का सफर तय करिए, और उसमें मैं एस राठौर सर आपके साथ रहूंगा हमेशा, ठीक है। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। भारतीय संविधान है जो एक पुस्तक जो आपको हम बता चुके हैं उसके बारे में, उसी पुस्तक में जो भारतीय संविधान के भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाग, इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था या जब लिखा गया संविधान था उसमें कितने भाग थे। तो उस समय यहाँ अर्थात मूल संविधान में जो था, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन और वर्तमान में संविधान में, अर्थात वर्तमान शब्द का यूज किया जाए संविधान में कितने भाग हैं, तो आपके 25 हो गए हैं या 25 भाग हो गए हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में आपके 25 भाग हो गए हैं। इसी प्रकार हमने बताया था अनुसूचियां भी पहले कितनी थी, या अभी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अनुसूचियां मूल जो थी 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, और अनुच्छेद जो है 395 थे, और जो अब कितने हो गए हैं, लगभग 470 हो गए हैं। अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इनको हम बताते रहेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे नेक्स्ट कि इन भागों में कहां पर क्या रखा गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट भागों पर हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला भाग रहेगा अर्थात भाग 1। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। ध्यान देना है, संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए, इनको रटना नहीं है आप लोगों को कि मतलब रटे हम, एक में ये है, दो में ये है, सिर्फ समझना है। जैसे मान लो कोई देश है, तो सबसे पहले देश बसाना है तो क्या होना चाहिए, वहां भूमि विस्तार होना चाहिए, किसका कितना हिस्सा होगा, कहाँ क्या होगा, तो भूमि का विस्तार होगा। तो हमारे भारत में पहले वहां में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ का जो क्षेत्र है पूरा या राज्यों का क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है। अर्थात जैसे आर्टिकल 1 में कहा गया है क्या, इंडिया इज यूनियन स्टेट, क्या है, राज्यों का संघ है। तो यहाँ राज्य के बारे में है, राज्य और संघ के बारे में बताया गया, उसका क्या है, क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। और भाग 1 में जो किसमें अनुच्छेद आर्टिकल कह सकते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के और कहां तक 4 तक आपका इसमें वर्णन है संघ और राज्य क्षेत्र का, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन करता है भाग 1। नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में क्या है, जब वहां क्षेत्रफल हो गया है ना, तो अब वहां जब क्षेत्रफल निर्धारित हो गया, वहां रहेगा कौन, तो वहां लोग आएंगे रहने के लिए, ठीक है। तो लोग अगर रखोगे तो उनको कुछ चीज चाहिए, ये हमारे लोग हैं यहीं रहेंगे, तो उसके लिए क्या है, नागरिकता का प्रावधान है, जो हमने बताया था भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, पिछली क्लास में बताया हमने, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है, और नागरिकता, ठीक, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप बोलते हैं। भाग 2 में सिटीजनशिप रखा गया है, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11
अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है किसका, नागरिकता का या सिटीजनशिप का। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया कि भारत में कैसे नागरिकता मिल सकती है, एकल नागरिकता क्या है, या मतलब किस प्रकार नागरिकताएं छोड़ी जा सकती हैं, त्यागी जा सकती हैं, छीनी जा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चर्चाएं इसमें होंगी, हम सब एक एक भाग आपको पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका भाग 3 जिसमें है मौलिक अधिकार या इन्हीं को बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं, मूल या मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में है और आपको पता है कितने से, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है आपके भाग 3 में मौलिक या मूल अधिकारों का वर्णन है, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। अर्थात हम देखो अब क्या है, पहले हमने क्षेत्रफल बसाया, फिर वहां पर लोग आए, उनको क्या दी, नागरिकता दी। अब जब नागरिक वहां रहेंगे तो उनके लिए कुछ हमें क्या होना चाहिए, उन्हें कुछ राइट देना पड़ेगा। अर्थात कि आपको क्या है, अधिकार होगा, जब वहां रहोगे तो लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे, है ना। तो ये अधिकार दिए गए कहां पर, भाग 3 में दिए गए, तीसरे नंबर में अधिकार दे दिए। ठीक है, अधिकार क्या है, तो अर्थात 7 प्रकार के दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार बाद में हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं और जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या अर्थात अधिकारों की बात की गई है, इसकी फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे भाग 4 में। क्या है भाग 4 में, और भाग 4 में क्या चीज रखी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये बताइए कि जब व्यक्ति की एक क्षेत्रफल निर्धारण हो गया, उस पर लोगों को बता दिया गया किसको रहना है, उनकी सिटीजनशिप निर्धारित हो गई है। नेक्स्ट फिर उनको अधिकार भी दे दिए गए हैं। जब अधिकार लोगों को दिए हैं राज्य ने, तो लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि राज्य के प्रति क्या करें, कुछ मतलब अधिकार रखें। ठीक है, तो ये डीपीएसपी अर्थात राज्य के लिए क्या है कि राज्य के लिए जबरदस्ती नहीं थोपेगा। जैसे कि आप कह सकते हो मौलिक अधिकार हैं, जिनका आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो एजी में है, अनुच्छेद 32 होगा, इसके तहत आपको कहा, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको कहां पर, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जाने का परमिशन है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 का यूज करके। ठीक है, और दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो अपने स्टेट में होता है। तो वहां पर 216 अनुच्छेद 216 का यूज करके आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, उच्च न्यायालय में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 32। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको मिलते हैं। आप किसके खिलाफ जा सकते हो, चाहे वो राज्य हो, कोई भी हो। ठीक है, यदि मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है या वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और हो सकता है गवर्नमेंट आपको रोक दे कि आप बोल नहीं सकते, अखबार में आप बात नहीं निकाल सकते, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हो राज्य के खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए इनको राज्य के प्रति नकारात्मक, जबकि व्यक्ति के प्रति सकारात्मक कहा जाता है। ठीक, तो इतना समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा भाग 4, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब बताइए आप राज्य के खिलाफ आपको अधिकार मिले हैं, अच्छी बात है, तो आपके भी तो मतलब यानी कि राज्य को कुछ ऐसे अधिकार भी आपको मिले हैं जिसमें राज्य के प्रति आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। मात्र राज्य चाहे तो उन्हें लागू करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, उस चीज को बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य की नीति तय करते हैं, यदि राज्य चाहे तो लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। अर्थात इनका वर्णन कहां से कहां तक है, तो इनका वर्णन है आपका एक यहां से लेकर के आर्टिकल 360 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन मिलता है। राज्य के निर्देशक तत्व इनको बोलते हैं डीपीएसपी, हैं डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, ये बोलते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किसको मिले हैं, राज्य को नीति निर्देशित करते हैं लोगों के लिए। जैसे सब एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो जैसे अनुच्छेद आपका 48 ये व्याख्यायित करता है कि आपको क्या है, गौ एवं पालतू पशु वध निषेध, ऐसा करता है। ठीक है, इसमें से कुछ राज्य क्या करते हैं, कुछ राज्य इस चीज को अर्थात लागू कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, राज्य को छोड़ा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गौ वध निषेध अधिनियम लागू कर दिया, जबकि केरला में गौ को काटा भी जा रहा है, वहां नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये राज्य पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
ठीक, नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है, इसमें आपको बोल सकते हैं जब आपके जैसे राज्य के प्रति आपको कुछ मिल रहा है, कितना मिला आपको बताया गया 6, तो आपको फंडामेंटल राइट मिल गए और कुछ आपको यहाँ से भी निर्देशित कर रहे सब मिल रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि राज्य के प्रति भी आप क्या करो, कर्तव्यशील रहो। तो ये मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं भाग 4 का के तहत। और इसमें क्या बताया गया है, भाग 4 का में इस प्रकार का मतलब इसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या या फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं जिनको, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज व्यक्ति को राज्य के प्रति कार्यशील या कर्तव्यशील बनाते हैं। ठीक है, तो ये कर्तव्यशील बनाते हैं। इनकी प्रारंभ में संख्या 10 थी और बाद में 2001 बढ़ा करके इसको 11 कर दिया गया। अब पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, पहले 10 थी। ठीक है, ये आपके लोगों को दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में क्या है, जब यहाँ पर हमारा अधिकार सब कुछ हो गया, अब क्या है संघीय कार्यपालिका। यहाँ पर बात की गई है इस कार्यपालिका की किस प्रकार, क्योंकि हमें पता है एक केंद्र में सरकार रहती है, एक राज्य में, तो उनकी सबकी संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका मतलब किस प्रकार चलेगी या कैसे होगा। तो इसमें आपके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक व्याख्या की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 इसी में आपका सब कुछ आ जाता है संघीय कार्यपालिका में। जैसे कि आपकी इसी में आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीजें अर्थात कह सकते हैं कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन इसी में मिलेगा आपको। ठीक है, और आपका न्यायपालिका भी इसी में होगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब कुछ इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा संघीय कार्यपालिका में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या है, भाग 6 में राज्य या स्टेट को रखा गया है। ठीक है, इसमें स्टेटों के बारे में बताया गया या राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये कहाँ तक है, तो 151 से 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक है राज्यों का वर्णन। इनमें राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बताया गया है कि राज्य में किस प्रकार राज्यपाल काम करेगा या वहाँ की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करेगी कार्य। ठीक है, तो ये राज्य हो गया। इसके बाद भाग 7 है राज्यों का वर्गीकरण। देखिए क्या है, राज्यों को पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है। ए ग्रेड के राज्य, बी ग्रेड के, सी, ऐसे उनको बांट दिया गया था, है ना। कई राज्यों में जहाँ विकास नहीं हुआ या जो पूर्णतः इंग्लैंड के शासन में नहीं थे ब्रिटेन के, उनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन 1956 में इसको हटा दिया गया, सिर्फ मात्र राज्यों को 2 वर्गों में बांट दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक आपके स्टेट। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया, तो इसलिए ये भाग 7 खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि संघ का जो राज्य क्षेत्र है किस प्रकार है, केंद्र का जो बताया गया है, मतलब संघ शासित प्रदेश उनके बारे में बताया गया। तो वहां पर अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक सब आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है भाग 9। और भाग 9 पंचायत है इसमें, और इसमें पंचायत के बारे में बात की गई। और 243 अनुच्छेद 243 में पंचायतों का गठन संबंधित प्रावधान दिया गया है। उस चीज को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है नगर पालिकाएं। ठीक है, जब पंचायत होंगे उसमें ग्राम पंचायत पढ़ लेंगे, फिर नगर पालिकाएं आएंगी जो भाग 9A में रखी गई हैं। और नगर पालिकाओं को आपको पता है 243 से लेके 243 तक जोड़ा गया है। ठीक है ना, और इससे संबंधित आपको पता है 12वीं सूची भी लाई गई थी। ठीक है, इसमें 11वीं सूची, इसमें 12वीं। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। अब जो है उनके लिए कुछ आपकी सहकारी समितियां भी आई हैं। ठीक है, जो एनजीओ बोलते हैं हम लोग, तो एनजीओ की स्थापना वगैरह भी यहाँ पर आती है सहकारी समितियों के माध्यम से, जो आपकी भाग 9B का भाग रहता है। ठीक है, सहकारी समितियां बोलते हैं जिनको, भाग 9B में। ठीक, भाग 9B में है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 10। भाग 10 में क्या है, आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र जो हैं जहां पर इनकी बहुलता है, उस क्षेत्रों का मतलब किस प्रकार से रोक लगाया जाना। जैसे मान लो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमने गए तो वहां पर कुछ आपको पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि वहां की जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको संरक्षण देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपका क्या है, ये अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक का वर्णन इसमें मिलता है आपका। ठीक है, भाग 10 में।
ठीक, नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध अर्थात राज्य और संघ के कैसे संबंध होंगे इसकी बात की गई है भाग 11 में। और भाग 11 कहां से कहां तक है तो अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 में आपको पता है वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और बाद हैं, ये सब चीजें हैं। आपको पता है वित्त जो पैसा ऐसा है या हमारा किस प्रकार की प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, लीगल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलीगल क्या होगी, ये सब के बारे में बात की गई भाग 12 में। और आपको पता भी है कि संपत्ति का अधिकार जो हमने बताया पहले क्या था, आपका मूल अधिकार था या जो आर्टिकल 21 में रखा गया था। यहाँ हम बता रहे थे ना मौलिक अधिकार है मूल अधिकार, वो आर्टिकल 21 का ही आपका एफ था। ठीक है, एफ मतलब 7 नंबर का था, तो 7 नंबर का मतलब 6 नंबर का है एफ, फिर इसके बाद ई था, जे, इसके बाद जी। ठीक है, जी नंबर का था तो मतलब 7 नंबर था जो उस 7 विभाग को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके अब विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, जो आपका किसमें रख दिया गया है 300A में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है किसको, संपत्ति अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे भाग 13 पर। और भाग 13 में क्या है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता अर्थात कि पूरे भारत में आप किस प्रकार व्यापार करोगे, ये सारी पॉलिसियां इसमें दी गई हैं। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन है, 301 से 307 तक इसका वर्णन मिलता है। इस बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है व्यापार और वाणिज्य के बारे में। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अर्थात हम कह सकते हैं जो संघ की सेवाएं जैसे यूपीएससी से सिलेक्टेड लोग आते हैं और जो यूपीपीसीएस से सिलेक्टेड आते हैं उनके अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं ये हमने बताया कि अर्थात जो संघ की सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और इस यहाँ पर राजकीय भी सेवाएं 3 प्रकार की होती है, इनका वर्णन बताएंगे कैसे कैसे इनको बांटा गया ये सब बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग आपका 14A बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, अधिकरण, कुछ संस्थाओं के बारे में कहा गया है कैसे मतलब उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और 323A से लेकर 323B तक इनकी बात की गई अधिकरणों की। नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 आपका है क्या है, निर्वाचन या इलेक्शन कमीशन बोलते हैं हम जिसको। भाग 15 में इसी में इलेक्शन कमीशन है अर्थात 324 में आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना के बारे में बात की गई है। और उसके बाद फिर उसके अध्यक्ष और जो सहायक होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ वर्णन मिलेगा, ये पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जाता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है भाग 16। और भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अर्थात कुछ वर्ग बताए गए जैसे महिला वर्ग है या मान लो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए वर्ग। ठीक है, SC ST का वर्ग। ठीक है, या मुस्लिम माइनॉरिटी का वर्ग जो है, माइनॉरिटी में जो जातियाँ हैं या ST की जो कम जातियां हैं उनमें भी आपको उनको वर्गीकृत किया गया और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग 17। और ये भाग 17 आपको पता है भाग 17 में क्या है, राजभाषा अर्थात कह सकते हैं हम राजभाषा। जो भारत की राजभाषा है हिंदी है, बताया गया ना आर्टिकल 243 में यही बात की गई है क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखना, अभी तक राष्ट्रभाषा कुछ नहीं बनी बल्कि राजभाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हिंदी को। नेक्स्ट है आपको भाग 18। और भाग 18 में आपका क्या है, ठीक है, हाँ हिंदी को। इसके बाद आपका भाग 18 में आपात उपबंध। आपको पता है इमरजेंसी में किस प्रकार की शक्तियां रहती है राष्ट्रपति के पास, तो आपको यहाँ हमने बताया था कि 3 प्रकार की 352 मिलता है, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल मतलब और वित्तीय आपातकाल और आपका आंतरिक विद्रोह के आधार पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा राष्ट्रपति। ये 3 मिलता है आपको। ठीक है, 352, 356 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित इसमें बात की गई है। ठीक, इस पे हम चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 में क्या है, कुछ प्रकीर्ण है मतलब कुछ अधिकारियों के बारे में बताया गया जैसे कौन, जैसे कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में, गवर्नर के बारे में। ठीक है, उनका क्या कार्य रहेगा या कुछ उनके तहत कौन कौन सी संस्थाएं गठित की जा सकती हैं, इन सब के बारे में 361 से लेकर 367 तक
व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है भाग 20 में, तो भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन। देखिए बाद में संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इसमें विशेष प्रावधान करके मतलब ये जोड़ दिया कि कुछ कमियां रह जाएं इस बुक में तो आप लोग संशोधन कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद माना जाता है 368, क्योंकि संविधान की रूपरेखा बदलने के लिए संसद को शक्ति है। ठीक है, तो 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है। तो आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, कहाँ से ली गई है, दोहरा लेना अपने आप से क्या है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है भाग 21, और भाग 21 में क्या है, अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी रूप से जब कोई दिक्कत हो उस समय कौन कौन से उपबंध होंगे, तो अनुच्छेद 369 से लेके 352 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है भाग 22, और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, और जो प्रारंभन होता है और संक्षिप्त नाम किस प्रकार रखे जाएंगे उनके बारे में, अर्थात जो संविधान में कुछ नाम दिए गए शॉर्ट आउट में उन सब का व्याख्यान किया गया है। तो हिंदी भाषा में भी जोड़ा गया, कुछ भाषा इंग्लिश की, क्योंकि मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया है, अब उसको हिंदी में किस प्रकार बदलेंगे या उनके शब्दों का यूज कैसे होगा, है ना। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं जो अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक है। और यही हमने बताया है कि पूरे अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में इनकी संख्या अगर देखी जाए तो 470 के लगभग हो गई है। ठीक है, 470 हो गई है। भाग जो थे मूल में 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। आप देखना, क्योंकि इस प्रकार बढ़ जाते भाग, जैसे एक भाग आपका ये बढ़ गया है ना, वैसे 22 तक तो बांटे हो गई, 23वां ये बढ़ गया, और इसके बाद यहाँ आइए 24वां आपका ये बढ़ गया, यहाँ पर 25वां ये बढ़ गया, ठीक है, और 26वां ये बढ़ा है, लेकिन इसमें से एक चला गया तो बचा कितना, 25 भाग बचे हैं, 25 अभी। ठीक है, तो आज के दिन हमने पूरे सारे भागों को पढ़ा। अब इसमें से देखना है मेन कौन से भाग हैं, तो एक ध्यान रखना है आपको, एक आपका है भाग 20 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बाद आपका भाग 17 इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बाद आपका यहाँ पर भाग 15 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें टिक मार्क कर लेना इस प्रकार के। ठीक है, और भाग जी बहुत पूछा गया 13 की व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधित जो अनुच्छेद है कहाँ पर है। ठीक है, तो भाग 13 इंपॉर्टेंट है, 4 वहां से मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद आइए यहाँ पर आपका संघ राज्य संबंध भी इंपॉर्टेंट रहेगा, भाग 11। इसके बाद नगर पालिकाएं भाग 9A, और इसके बाद भाग 9 इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ पर आपका पंचायत राज व्यवस्था हो गई है ना। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्यों का वर्गीकरण, राज्य। ठीक, यहाँ पर फिर आपके ये लगातार सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे 6 तक, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक यहाँ इंपॉर्टेंट, फिर 9वां इंपॉर्टेंट, 9A इंपॉर्टेंट, और आपका 11 इंपॉर्टेंट, 13 इंपॉर्टेंट, और फिर इसके बाद में आपका भाग 15, 17 और 21 आपका 20। ठीक है, इतने आपके भाग इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अध्ययन करना है, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो आप टारगेटेड तरीके से सिलेबस को टारगेट करो, ताकि हमें अधिक भी न पढ़ना पड़े और हमारे क्वेश्चन भी पूरे हो जाए। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और थोड़ी बहुत जो भी सजेशन है आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और बाकी आप लोग एंजॉय के रूप में पढ़िए, इतना प्रेशर भी ना लीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना हंसते हंसते जो हो जाता है वो कहाँ मतलब रोने से होगा, है ना। तो रोना नहीं है आपको, या मतलब उस चीज़ में डिमोटिवेट नहीं होना कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं, एकदम पेपर आ गया, तो ये सब छोड़ो। बस एक आपको स्लो जो हमने बताया है उसी प्रकार लगे रहो, और आप अधिक से अधिक इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू।